हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 11वीं का पोल साइंस का, जिसका नाम है संविधान की ओर कैसे, और हम करने वाले हैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू। आपको पता ही है अब एमसीक्यू करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर एमसीक्यू की भरमार आती है। ठीक है, और एमसीक्यू में स्कोर करने का, फुल मार्क्स स्कोर करने का सिंपल सा तरीका है। और यहाँ मैं सिर्फ पोल साइंस की बात नहीं कर रहा, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ आपकी, कि जितने भी चैप्टर आ रहे हैं ना आपके, हर चैप्टर के, पर्टिकुलर चैप्टर के 50 से ज़्यादा एमसीक्यू कर लो। हो ही नहीं सकता कि उस चैप्टर के अंदर से कोई क्वेश्चन है और आप ना कर पाओ। बस एक छोटी सी कंडीशन है, वो क्वेश्चन हर टाइप के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो, मतलब उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी होने चाहिए, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन भी होने चाहिए। ठीक है, जिसको हम हिंदी में अभिकथन और तर्क वाले या कारण वाले क्वेश्चन बोलते हैं, और वही आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चे वो एग्जाम में गलत करके आते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं किए, तो फिर वो आंसर कैसे कर पाएंगे। बट मैंने वो वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो जी, नीचे की तरफ आते हैं तो ये रहे आपके अभिकथन और तर्क यानी कारण वाले क्वेश्चन। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे बनाए हुए हैं। अब भी ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ कि अगर आप देखो कि किसी ने बिल्कुल डिट्टो एज इट इज सारे के सारे क्वेश्चन अगर कॉपी कर रखे हैं, चाहे वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हो, चाहे वो उन्होंने वेबसाइट पे डाल रखे हैं, तो पहले तो प्यार से बोलना कि सर ये हटा दो, या उनसे बात कर लो जिनका ये कंटेंट है। बट अगर वो नहीं आनते, फिर भी रहते उनके चैनल पे या उनकी वेबसाइट पे ये सारी के सारे क्वेश्चन, तो आप मेरे को उनका नीचे नाम बताना चैनल का, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि बेसिकली यार ये आपके लिए बनाया है। रात सुबह के 4 बजे तक जग के अगर मैं आपके लिए कोई काम कर रहा हूँ और कोई दूसरा फ़ायदा उठाए, तो ये तो गलत बात है ना यार, है ना। तो चलो जी शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि मेरा एक दूसरा भी चैनल है, मेन पॉइंट टेक्स से रिलेटेड। वहाँ पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है पैसे से रिलेटेड, और वो अर्न करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला पोर्शन स्किप कर सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे ना मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूं, और जिस भी प्लेटफॉर्म से मैंने अर्न किया है, बच्चे पूछते हैं कि सर यूट्यूब के अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म है जिससे हम अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं खुद बहुत सारे प्लेटफॉर्म से अर्न करता हूँ, तो जिनसे भी अर्न करता हूँ उनके बारे में मैंने इसमें बताया, और बिल्कुल ज़ीरो से बताया है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं करता कि 2 मिनट की वीडियो बना दी कि जाओ जी यहाँ से अर्न कर लो, ये प्लेटफॉर्म है। नहीं, 20-30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। अब चैनल पे जाके देख लेना, कोई भी वीडियो आपको 15-20 मिनट से कम की नहीं मिलेगी। वो इसलिए ताकि बच्चों को सारी की सारी चीज़ें, एक एक चीज़ डिटेल में समझ आए। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी आपको सारी चीज़ें नहीं आती। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिटेल में समझाइए। ओके, मैं कुछ वीडियो दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाई थी कि हाउ आई अर्न 9000 रुपीज़ इन 1 आवर फ्रॉम जोमेटो IPO। ठीक है, जोमेटो के IPO से मैंने 1 घंटे में 9000 रुपीज़ अर्न किए। सच बताऊँ तो 1 घंटे से कम के टाइम में किए थे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जोमेटो से कैसे किए, क्या आप डिलीवरी वगैरह करते हो जोमेटो से, कोई लेना देना है आपका? बिल्कुल भी नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है जोमेटो से। मैंने आज तक जोमेटो से कुछ ऑर्डर तो छोड़ो, मेरे फ़ोन में ऐप तक नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट फिर भी मैंने जोमेटो से 9000 रुपीज़ अर्न किए, वो भी 1 घंटे से कम के टाइम में। आप जाकर वो वीडियो देखना, आपको फिर समझ आएगा। ठीक है, और मैंने साथ में ये भी बताया कि आप फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, ऐसे वाइट बोर्ड एनिमेशन। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बनाना तो चाहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, बट वो फेस नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, और बोलते हैं कि सर हमारे पास रिसोर्स नहीं है, लैपटॉप वगैरह नहीं है। तो फ़ोन से आप एनिमेशन वीडियो भी बना सकते हो, और उससे भी अर्निंग आती है। तो उसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, और मैंने अपनी फ़र्स्ट ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया। ठीक है, बेसिकली ये बच्चों को ये लगता है कि मेरे जो पहली अर्निंग आई थी, पहली जो मेरी अर्निंग थी वो यूट्यूब से थी। वो यूट्यूब से नहीं थी ऑनलाइन अर्निंग, वो बेसिकली जिससे भी थी, इसके बारे में बताया मैंने इस पर। और साथ ही में मैंने बताया है कि आप क्रिएट कैसे कर सकते हो वेबसाइट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और विदाउट एनी कोडिंग लैंग्वेज, यानी आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी बच्चा, 6 क्लास तक का बच्चा ये वीडियो देख कर समझ सकता है कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो। और आपको पता है ये वेबसाइट बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, और साथ में बिटकॉइन वगैरह, शेयर मार्केट, ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझाई है मैंने वहाँ पर। और मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और अपलोड करूँ कि आप कैसे नोट्स से अर्न कर सकते हो, क्योंकि हर बच्चा नोट्स बनाता है ना अपने, तो उससे कैसे अर्न कर सकते हो। मैंने जैसे अर्न किया वैसे अर्न कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बताऊँगा। और यहाँ पर मैं नोट्स बेचने की बात नहीं कर रहा दोस्त, मैंने आज तक अपने नोट्स सेल नहीं किए। बहुत बुरी बात होती है अगर कोई अपने नोट्स सेल करता है, तो मैंने आज तक अपने नोट्स सेल नहीं किए। ठीक है, बट फिर भी मैंने उससे अर्न किया, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलो जी शुरू कर देते हैं। अब बहुत टाइम हो गया, तो क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसे एज अ टेस्ट लेना दोस्त। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलूँगा, बिल्कुल आधे सेकंड का टाइम दूंगा, ऑप्शन आपके सामने होंगे। पॉज करके वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको यही जानना है कि हम कितने पानी में हैं, हमारा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक वीक रह गया। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। तो एक राष्ट्र राज्य है सामाजिक समूह के बुनियादी नियम, बुनियादी सिद्धांतों और कानूनों को शामिल करने वाला एक लिखित संविधान या लिखित साधन, जो सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है और लोगों को कुछ डैश की गारंटी देता है, वह डैश कहलाता है।
चलो मैंने बातों बातों में वैसे आंसर गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, बट फिर भी आप बताओ। क्वेश्चन ये है कि एक बुक समझ लो आप, जिसमें सिद्धांत लिखे हुए होते हैं और कानून वगैरह लिखे गए होते हैं, जिसमें ये लिखा गया होता है कि सरकार की क्या काम है, सरकार की क्या शक्ति और कर्तव्य है, और वो लोगों को कुछ डैश गारंटी करता है, वह डैश कहलाता है। तो क्या ऑप्शन होगा कि वो स्कूल गारंटी करता है और लिखित संविधान कहलाता है, नियम गारंटी करता है और वो मौखिक संविधान कहलाता है, शिक्षा गारंटी करता है और वो संविधान कहलाता है, यहाँ वो अधिकार गारंटी करता है और वो संविधान कहलाता है। तो मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर होगा जी डी। वैसे तो आई होप आपने पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताया हो, बट इसका आंसर होगा डी। जो संविधान है वो क्या करता है, बेसिकली वो सिद्धांत वगैरह कानून वगैरह तो देता ही है, वही बताता है कि सरकार की क्या शक्तियाँ और उसके क्या कर्तव्य, और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये बताता है कि लोगों के अधिकार क्या, और वो लोगों के अधिकारों की गारंटी देता है कि आपका कोई अधिकार नहीं छीन सकता, नहीं तोड़ सकता। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़ना। नहीं है लिखा है, कभी कभार बच्चे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो आंसर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए ढंग से पढ़ना दोस्त, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा सर ये तो आप ऐसी गलती बता रहे हो, तो हम करते ही नहीं, बट ये हो जाती है गलती, ठीक है, और महसूस नहीं होता। चलो अब बात करते हैं ऑप्शन ए की। तो आपसे पूछा ना संविधान का कार्य नहीं है, वो बताना है आपको। तो पहला तो पॉइंट ये लिखा हुआ है कि न्यूनतम समन्वय के लिए बुनियादी नियम का सेट प्रदान करना। ये बात सही है। संविधान जो है वो हमें नियम वगैरह प्रोवाइड करता है जो सबको मान्य होते हैं, जिससे हमें सब में समन्वय बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो ये तो कार्य है संविधान का, बट इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा लिखा हुआ है कि सरकार की शक्तियों को सीमित करना। जो सरकार की शक्ति है उसको सीमित करता है कि सरकार यही काम कर सकता है, इससे बाहर काम नहीं कर सकते। क्या ये बात सही है? ये भी बात सही है। ये तो संविधान का कार्य है, बट हमसे पूछा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ये लिखा हुआ है सी पॉइंट, कि समृद्ध समाज बनाना है, यानी रिच सोसाइटी बनाना। क्या ये काम होता है संविधान का? बिल्कुल भी नहीं। रिच सोसाइटी या पुअर सोसाइटी बनाना ऐसा काम नहीं होता। संविधान का काम होता है कि एक ऐसी सोसाइटी बनाना, एक ऐसा समाज बनाना जहाँ पर लोगों को उनके अधिकार मिले, ठीक है, और कानून के समक्ष सारा का सारा काम हो। तो ये है गलत, ये संविधान का कार्य नहीं है। बट फिर भी हम ऑप्शन डी रीड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर मान लो क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है और हमें लग रहा है कि इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, तो हम करके निकल जाते हैं, हम आगे के ऑप्शन ही नहीं पढ़ते। क्या पता नीचे के सारे ऑप्शन सही लिखे हो और सबसे एंड में लिखा हो कि उपरोक्त सभी। समझ रहे हो ना? तो इसलिए ऐसी गलती मत करना, सारे पढ़ना। इसमें लिखा है कि संविधान लोगों की मौलिक पहचान व्यक्त करता है। ये बात सही है। हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, हमारी जो पहचान है वो भारतीय है। कैसे? क्योंकि हमारे संविधान के अंदर जो क्राइटेरिया है ना सिटीजनशिप का, वो हमने पूरा किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो आपको पता ही है ना कि हमारा भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा ने बनाया था, और उनकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती कर जाएंगे। इसमें और नीचे वाला क्वेश्चन जो अभी आएगा उसमें तो पक्का। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 26 नवंबर 1949, 24 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भारतीय संविधान है ना वो 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम एज अ रिपब्लिक डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं, उसके दिन लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 15 अगस्त मत करना दोस्त, इस दिन हम आज़ाद हुए थे और इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बट मैं आपको बता दूं हमारा संविधान अपनाया पहले गया था। देखो, अपनाना और लागू होने का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। हमने ये बोल दिया कि हम इस संविधान को अपनाएंगे, बट इसके कानून जो हैं वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया। तो ऑब्वियस सी बात है लागू होने से पहले अपनाया गया होगा। तो हमारा जो ऐसा नहीं हुआ था कि दोनों, कि आज से ही हम अपना रहे और आज से ही लागू हुआ, ऐसा नहीं था। संविधान को पहले ही अपना लिया गया था, ठीक है। बाद में ये बोला गया था कि एक डेट फिक्स कर ली थी कि इसके बाद हम सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो अपनाएंगे, ठीक है। चलो जी, आई होप आपको समझ आ गया हो। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जॉब नहीं होती, जॉब में आपको एक लेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आपकी जॉब लग गई, आप कंफर्म हो गए, बट आपकी जॉब जो है वो 1 तारीख से स्टार्ट होगी या 2 तारीख से स्टार्ट होगी। तो यही है, आपकी जॉब लागू 1 तारीख से होगी, बट आपकी जॉब अपना लिया गया, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको अपना लिया गया। आई होप ये समझ आया हो आपका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। मैं आपको बता दूं भारतीय जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। इससे 2 दिन पहले जितने भी संविधान सभा के लोग थे ना उनको बुलाया गया, उन्होंने सिग्नेचर करा, जी हाँ सारे खुश हैं। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैक्सिमम बच्चे इन्हीं क्वेश्चन में दिक्कत कर जाते हैं, तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। ये बात सही है। जो डैश के लिए था, किसके लिए बनाया था भारतीय संविधान?
रियासतों के लिए जो रजवाड़े थे उस टाइम, ब्रिटिश भारत के लिए, अविभाजित भारत के लिए, या पाकिस्तान की रियासतों के लिए। तो मैं आपको बता दूं जो भारतीय संविधान था ना, आपको पता है कि जिस टाइम भारतीय संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, कब बनना स्टार्ट हुआ था, पहली मीटिंग कब हुई थी, अभी अभी हमने पढ़ा 9 दिसंबर 1946। उस टाइम तो हम सारे के सारे साथ थे, पाकिस्तान भी साथ था और आपको शायद ना पता हो कि बांग्लादेश भी साथ था। ठीक है, बांग्लादेश को पहले हम पाकिस्तान ही बुलाया करते थे, वो पहले एक पूर्वी पाकिस्तान था, है ना। तो शायद आपको ये बात ना पता हो, जो आर्मी स्कूल में होंगे उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। तो अविभाजित भारत के लिए बनाया गया था, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश सबके लिए बनाया जा रहा था संविधान जो था। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान डैश द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, मौजूदा समिति, स्वतंत्र समिति, संविधान सभा, या इनमें से कोई नहीं। पता ही आपको कि जो भारत का संविधान है वो बनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत डैश और संयुक्त राज्य जो अमेरिका है हमारा, उसका जो संविधान है वो सबसे सफल संविधान माना जाता है, जो लोकप्रिय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाए गए थे। तो एक तो भारत हो गया और एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया। इन दोनों के अलावा एक और कंट्री है जिसका संविधान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है, सफल माना जाता है, क्योंकि वो आज़ादी के बाद उन्हें मिला था, लड़ाई लड़ी थी उन्हें आज़ादी की। तो वो किसका है, कनाडा, नेपाल, भूटान या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान एक सफल संविधान माना जाता है, क्योंकि वो एक आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद मिला। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश आखिरी बार था जब नेपाल ने नया संविधान बनाया था। ठीक है, मैं आपको बता दूं नेपाल ने ना ऑलमोस्ट 6 बार अपना, ये 6ठी बार है, मैं बताऊंगा। चलो इसका आंसर वैसे 2015 है। 2015 में आखिरी बार अभी तक जो नेपाल है उसने अपना संविधान बनाया है। उससे पहले भी 5 बार उसने अपना संविधान बनाया था। मैं आपको बता दूं मैंने ना बुक की भी अलग से PDF खोल रखी है। ठीक है, तो मैं जो पिक्चर बेस वाले क्वेश्चन है और सारे के सारे जो बुक वाले क्वेश्चन है वो भी कवर करवाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद है ना 1 नंबर के क्वेश्चन की किसी भी तरीके की गुंजाइश या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की किसी भी तरीके की गुंजाइश आपको नहीं छूटेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा नेपाल था आखिरी बार उसने 2015 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाया, उससे पहले भी बनाया था। अगर आपको याद हो कौन से साल में तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी तो मैं आपको बुक की PDF से बताऊंगा ही बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश में नेपाल राजशाही को समाप्त करने के बाद एक लोकतंत्र गणराज्य के रूप में उभरा। मैं आपको बता दूं कि एक टाइम पे ना नेपाल में राजा रानी का रूल चलता था। ठीक है, चलता तो भारत के अंदर था, भारत के अंदर भी था, बट नेपाल के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम तक चला है। ठीक है, तो कब जो राजशाही थी वो ख़त्म हुई, समाप्त हुई, लोकतंत्र गणराज्य कब बना नेपाल, वो बना जी 2008 में। ठीक है 2008 के अंदर जो नेपाल के राजा थे उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के तहत मुख्य आयुक्त प्रांत नहीं था। ठीक है, चलो मैं आपको इसमें से एक चीज़ बताता हूँ। आपको पता है ना भारतीय संविधान सभा जो थी, ठीक है, जो संविधान सभा थी जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनको ना अलग अलग एरिया से चुना गया था। ठीक है, कुछ एरिया ऐसे थे जो ब्रिटिश भारत के थे, कुछ ऐसे एरिया थे जो रजवाड़ों वाले थे, और कुछ एरिया 4 एरिया ऐसे थे जो कि हमारे मुख्य आयुक्त प्रांत के थे, और उनमें से भी कुछ लोगों को चुना गया था, 4 लोगों को चुना गया था संविधान सभा में। ठीक है, तो यही पूछा गया कि वो मुख्य जो आयुक्त प्रांत थे ना वो 4 एरिया। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि वो कौन सा नहीं था। दिल्ली अजमेर नहीं था, कुर्ग नहीं था, ब्रिटिश बलूचिस्तान नहीं था, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान ये चारों के चारों मुख्य आयुक्त प्रांत थे। ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन लिखा है कि ये 2 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए, आपको ये भी पता चल जाए कि ये चारों के चारों एरिया थे। तो अगर क्वेश्चन घुमा के आता है, आपसे पूछा जाता है कि मुख्य आयुक्त प्रांत वाले एरिया बताओ, और ऑप्शन में दिल्ली, अजमेर, कुर्ग या बलूचिस्तान लिखा हो, तो समझ जाना कि यही 4 आंसर है। बट इसमें क्या पूछा है जो नहीं है, तो बेसिकली ये चारों है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो आंसर है वो हमारे ऊपर वाले गलत है, क्योंकि चारों के चारों दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान वो चारों के चारों मुख्य आयुक्त प्रांत का हिस्सा थे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान सभा की रचना मोटे तौर पर ब्रिटिश कैबिनेट की समिति द्वारा प्रस्तावित योजना द्वारा सुझाई गई तर्ज पर की गई थी, जिसे डैश के रूप में माना जाता है। तो एक ब्रिटिश की कमीशन थी, एक कमेटी थी, जिन्होंने भारतीय संविधान के लिए एक तरह से आप कह सकते हो एक लकीर खींच दी थी कि आपको इस लकीर पे चलना है। मतलब एक संविधान सभा के लिए एक प्लान बना के दे दिया था। ठीक है, तो समिति का नाम क्या था जिसने प्लान बना के दिया था? ब्रिटिश समिति, ब्रिटिश भारत समिति, ब्रिटिश कैबिनेट या कैबिनेट मिशन। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है जी कैबिनेट मिशन। ओके, कैबिनेट मिशन ने ही भारतीय संविधान सभा के लिए बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करी थी, एक प्लान बनाया था कि आपको ऐसा ऐसा संविधान बनाना है। ओके, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान सभा या भारतीय संविधान सभा की बात है, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो आपको पता है ना, अभी मैंने ऊपर बताया था, ऊपर क्वेश्चन हमने देखा था कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946। अगली बार नहीं बताऊंगा, अगली बार आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उस टाइम में ना पाकिस्तान के लोग भी थे, है ना। तो कितने थे टोटल हमारे मेंबर संविधान सभा में थे? वो थे जी 389। ठीक है, 290 जो, चलो ये आएगा इससे क्वेश्चन, मैं बताऊंगा नहीं ये 292 क्या है, 293 नहीं बताऊंगा, ये आगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश की योजना के तहत विभाजन के परिणाम के रूप में जो पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले राज्य से चुने गए थे वह संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। इतनी तारीख को, वो तारीख बतानी है, उस तारीख के बाद है ना जो पाकिस्तान से जितने भी हमारे वो चुने गए थे ना संविधान सभा के सदस्य, उनको बोला जी आप अपना अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, हमारी कंट्री का मत बनाओ। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर वो हमारे देश का बनाते तो फिर लेनी देनी हो जाती ना, कुछ गलती कर देते वो हमारा, ऑब्वियस ही बात है, अब देश अलग हो गया था उनका, तो वो क्यों चाहेंगे कि हमारा कुछ अच्छा हो, है ना। तो इसलिए उनको निकाल दिया कि आप अपने देश का संविधान बनाओ। तो ये कब की बात है? ये 14 अगस्त 1947 की बात है, 3 जून 1947 की बात है, 9 दिसंबर 1946 की बात है, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है जी हमारा 3 जून 1947। बच्चे बोलेंगे सर पाकिस्तान तो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, बट एक्चुअल में बहुत पहले पता चल चुका था कि ये जी अलग होने वाला है, तो इसलिए पहले उनको निकाल दिया गया 3 जून 1947 को। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर आप 14 अगस्त 1947 लिख रहे हो ना, तो इसका मतलब आपने चैप्टर थोड़ा अच्छे से कवर नहीं किया। मैंने नोट्स के साथ अलग से वीडियो बना रखी है, इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आप अच्छे से देख के पूरा चैप्टर समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों को घटाकर 299 कर दिया, जिसमें डैश वास्तव में 24 नवंबर 1949 को मौजूद थे और अंतिम रूप से संविधान को अपने हस्ताक्षर किए। ठीक है, संविधान में अपने हस्ताक्षर किए। तो याद है ना आपको, मैंने बताया था कि भारत का जो संविधान था वो कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। और उससे 2 दिन पहले ना जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने सिग्नेचर किए थे। ठीक है, एक्चुअल में संविधान सभा के सदस्य उस टाइम 299 थे, बट बहुत सारे लोग एब्सेंट थे 24 नवंबर 1949 को उस लास्ट बैठक में। ठीक है, तो कितने लोग जो थे वो प्रेजेंट थे? 280 प्रेजेंट थे, 258 प्रेजेंट थे, 284 प्रेजेंट थे, या 246 प्रेजेंट थे। तो मैं आपको बता दूं टोटल 284 सदस्य जो थे 24 नवंबर 1949 को जब सिग्नेचर हो रहा था तब उपस्थित थे। ठीक है, याद रखना ये। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से अनियमित विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया था, जिसे डैश के तहत स्थापित किया गया था। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा आएगा कि भारतीय संविधान के जो सदस्य थे, भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको कैसे चुना गया था? तो मैं आपको बता दूं उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, ये बात याद रखना। ठीक है, 10 लाख में से एक बंदा चुना गया था, ये आपको पता होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो। और वो कैसे चुना गया था? तो मैं आपको बता दूं अंतिम विधानसभा के जो सदस्य थे ना उनके द्वारा ही चुना गया था। ठीक है, और वो जो था वो कब स्थापित किया गया था? किस कानून के तहत ये विधानसभा जो थी वो स्थापित करी गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 19 या 1918। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान था ना, भारतीय संविधान के जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, जो विधानसभा के सदस्य द्वारा ही चुना गया था उन्हें, और जो स्थापित हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, चलो इसके तहत नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश निर्देशित, ये निर्देशित होना चाहिए था। ठीक है, निर्दिष्ट लिखा हुआ है बट ये निर्देशित होना चाहिए था, यानी बताना। जो डैश है वो बताता है, ठीक है, कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, और ये तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी। सरकार वो देता है, बताता है ये, या संविधान बताता है, न्यायाधीश बताता है, या जज जिसे कहते हैं हम, या ये सभी। तो आपको पता ही है कि बेसिकली संविधान बताता है कि जो हमारा समाज है उसमें निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे बनेगी। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2015 से पहले कितनी बार नेपाल का संविधान जो था वो बनाया गया था। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, बेसिकली 5 बार। ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। पहले 5 जो बार हमारा संविधान बना था ना नेपाल का, तो 5 बार देखो। पहले तो 1948 में, फिर 51 में, फिर 59 में, फिर 62 में, फिर 90 में, फिर जाकर
2015 में दोबारा, तो 5 बार। 2015 से पहले भी 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका समझ आ गया ना, 5 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है कि भारतीय जो संविधान सभा थी, संविधान तैयार करने के लिए कितना समय लगाया। हमारी जो संविधान सभा थी उन्होंने संविधान तैयार करने के लिए कितना समय लगाया, तो है ना, उन्होंने बैठकें की, कितने टाइम तक बैठक की, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो संविधान था वो टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना है। ओके जी, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये याद रखना, इसका आंसर है सी। ओके चलो, और इसके बीच में कितनी बैठकें हुई थी, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर कितनी बैठकें हुई थी, ये भी अभी क्वेश्चन आएगा नीचे। याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। चलो जी, ये क्वेश्चन आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। कुछ चुने गए थे ब्रिटिश भारत से, कुछ रियासतों से यानी रजवाड़ों से, राजा रानी वाले एरिया से, और कुछ मुख्य आयुक्त प्रांत से चुने गए थे। तो मुख्य आयुक्त प्रांत वाले तो आपको पता है 4 थे, हमने देख लिया था, दिल्ली, अजमेर, और जिसको मारवाड़ भी कहते हैं, और अपना कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये 4 थे, ये तो हमें पता है। और रियासतों से कितने चुने गए थे, और हमारे ब्रिटिश भारत से कितने चुने गए थे, तो आपको पता है कि रियासतों से कितने चुने गए थे, रियासतों से चुने गए थे जी 93, और जो ब्रिटिश भारत है उससे चुने गए थे 292। ठीक है, तो 292, 93 और 4 इसको ऐड करोगे तो 389 आएगा, और इतने ही मेंबर उपस्थित थे कब, हमारी पहली मीटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो पहली जो मीटिंग हुई थी ना, उसमें संविधान सभा का जो अप्रत्यक्ष लीडर था उनको चुना गया था, वो थे जी सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना इनका नाम। और उसके कुछ ही दिनों बाद परमानेंट लीडर यानी स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया था। ठीक है, स्थायी प्रेसिडेंट को बेसिकली चुन लिया गया था। तो वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद गांधी जी, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, या सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये तो टेम्परेरी थे, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इनको नहीं बनाया गया था परमानेंट बनाया गया था जी राजेंद्र प्रसाद को, और यही हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को डैश ने प्रस्तुत किया। तो जो संविधान सभा थी उसके अंदर है ना उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, अपनी बुक का कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक उठा लो, उसमें आप देखोगे स्टार्टिंग में पता है क्या दे रखा होता है, प्रियम्बल दे रखा होता है। ठीक है, और वही होता है उद्देश्य प्रस्ताव। अगर आपका ये रिटर्न में आ रहा है ना, ये चैप्टर अगर आपको रिटर्न में देना है, 5 नंबर के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक के अंदर, चलो मैं दिखा देता हूँ, बुक के अंदर एक होगा उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, जस्ट वेट, आपका उद्देश्य प्रस्ताव है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये राजी उद्देश्य प्रस्ताव। ये जितने भी बिंदु है ना, ये अच्छे से याद कर लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन इसी से ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको बता दूं कि संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पता है किसने प्रस्तुत किया था, JL नेहरू ने। ठीक है, अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कितनी तारीख को किया था, तो वो भी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, देखो मैंने डिटेल में बताया, वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया है, तो अगर अब आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो देख कर आना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान का मौजूदा तैयार करने के लिए ड्राफ्ट कमेटी, जिसको मौजूदा कमेटी बोलते हैं, वो बनाई गई थी। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, गांधी जी थे, JL नेहरू थे, BR अम्बेडकर थे, या हमारे कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो मौजूदा समिति के सदस्य थे ना, अध्यक्ष थे, सदस्य भी थे वो, अध्यक्ष भी थे, वो कौन थे, वो थे BR अम्बेडकर जी। टोटल मिला के 7 मेंबर थे, जिनमें से ये एक थे। ठीक है, चलो अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विधानसभा की बैठक डैश दिनों तक चली, संविधान सभा यहाँ स आना चाहिए था। तो संविधान सभा की बैठक जो थी वो डैश दिनों तक चली। आपको पता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे संविधान बनने में, और उस दिन के अंदर कितनी बैठकें हुई वो आपको बताना है। ठीक है, 150 बैठकें हुई, 160 हुई, 166 हुई, या 176 हुई। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान जो सभा की जो मीटिंग हुई थी वो टोटल हुई थी 160 दिनों तक। ठीक है, याद रखना 160 दिनों तक बैठकी हुई थी, 2 साल 11 महीने 18 दिनों के अंदर अंदर, मतलब एक दिन होती थी फिर 2 दिन छुट्टी, ऐसे होता था। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में जो शब्द नहीं है वो क्या है। तो भारतीय संविधान में मैं आपको बता दूं संज्ञा वर्ण नहीं लिखा हुआ। संप्रभु भी है, बंधुत्व भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, वो बाद में ऐड हुआ, पर धर्मनिरपेक्ष भी है, और जो संज्ञा वर्ण है ना ये हमारे संविधान में है ही नहीं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में फेडरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, फेडरल सिस्टम बोलते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौजूदा समिति में डैश सदस्य थे। कितने सदस्य थे मैं आपको बता ही चुका हूँ, 7 थे। ठीक है,
जिसमें से एक जो अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब है ना, पता है क्या है, आपको याद है ना कि भारत के संविधान को कॉपी संविधान कहा जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारी कंट्री से अलग अलग चीज़ें ली है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो जो हमने अलग अलग देश के संविधानों में से ली है वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, ये हमने भारत के संविधान के अंदर डाला है। तो ये किस संविधान से हमने कॉपी करा है? ब्रिटिश संविधान से, आयरिश संविधान से, फ्रांसीसी संविधान से, या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। तो ये बता दूं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के 50% वोट जिसको मिलेंगे वही जीतेगा। इसके बारे में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे, बट इसको अभी नाम याद रखो। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ना, हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को डैश संविधान से अपनाया गया। जो राज्य के नीति निर्देश वो थे ना, नीति निर्देश सिद्धांत थे, वो किस देश से अपनाया गया? इसका मतलब होता है जैसे एक तो मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं राज्य के नीति निर्देश तत्व। तो वो हमने किस देश से लिए? वो हमने ब्रिटिश संविधान से लिया, आयरिश से लिए, फ्रांसीसी से लिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे, जिनको हिंदी में बोला जाता है नीति निर्देश सिद्धांत, वो हमने आयरिश संविधान से लिए थे, ठीक है, बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को डैश संविधान से अपनाया गया। तो ये न्यायपालिका यानी हमारी जुडिशरी जो होती है ना, कोर्ट जो होती है, उनकी क्या शक्तियाँ होनी चाहिए, है ना, वो स्वतंत्र होनी चाहिए, कितनी स्वतंत्र होनी चाहिए। ये हमने किस देश से लिया? बेसिकली ये हमने लिया था यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कानून के शासन का विचार डैश संविधान से अपनाया गया था। तो कानून का शासन यानी द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ द लॉ, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये हमने किस कंट्री से अपनाया था? ब्रिटिश संविधान से अपनाया था, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो सरकार है, सरकार की जो संसदीय रूपरेखा, आपको पता है भारत के अंदर जो संसद वगैरह होती है, तो ये बेसिकली ये सिस्टम के संसद के अंदर मंत्री वगैरह बैठे जाएंगे और मंत्रियों के पास ये है, ऐसे चुने जाएंगे, एमपी वगैरह कहा जाएगा। तो ये जो थी, ये हमने किस संविधान से लिया? तो ये चीज़ जो थी बेसिकली हमने किससे ली? हमने ली ब्रिटिश संविधान से। मैक्सिमम चीज़ें हमने ब्रिटिश संविधान से ली, क्योंकि आपको पता ही है कि कैबिनेट मिशन था, है ना, कैबिनेट मिशन ने ही ब्रिटिश वो कैबिनेट थी, तो उन्होंने बोला था, लकीर खींची थी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना था, ठीक है। बेसिकली उनका इन्फ्लुएंस कम था, बट था, इसकी ये देख ही रहे हो, इसलिए ज़्यादातर चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अवशिष्ट शक्तियों का विचार, यानी अवशिष्ट शक्तियाँ जो रेजिडुअल पावर होती है, ठीक है, रेजिडुअल पावर होती है जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, एक अवशिष्ट शक्तियाँ भी होती है जो अलग से होती हैं। तो वो जो शक्तियाँ होती है वो हमने किस संविधान से अपनाई थी? आयरिश से, हमारी फ्रांसीसी से, ब्रिटिश से, या कनाडा के संविधान से? तो बेसिकली ये अपनाई थी हमने कनाडा के संविधान से, कैनेडियन संविधान से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके। क्या? अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत टफ है, ये नहीं आएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का पूछे जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा बुक के अंदर ये कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की अर्ध संघीय रूपरेखा जो थी वो हमने किससे अपनाई थी, किस देश के संविधान से अपनाई थी? आयरिश, हमारा फ्रेंच संविधान, हमारा ब्रिटिश संविधान, या हमारा कनाडा का संविधान? तो ये चीज़ भी हमने कनाडा के संविधान से अपनाई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कब आज़ाद हुआ? देखो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता ना दोस्त, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपको बताइए कि भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आ जाओ जी अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा अच्छे से सोच कर आंसर करना, और मैं 1-2 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में उनका आंसर बताना, ठीक है। बेसिकली पहले तो बता देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता कि अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो बता देता हूँ। देखो आपको है ना 2 लाइनें लिखी हुई होती है, अभिकथन के सामने एक लाइन लिखी हुई होती है और एक कारण के सामने लाइन लिखी होती है, ठीक है। आपको दोनों को रीड करना है। मान लो मैंने अभिकथन को रीड करा और अभिकथन में जो लाइन लिखी है वो सही लिखी है, ठीक है, सही लिखी है। अगर गलत लिखी हो तो भी कोई बात नहीं, फिर मैं क्या करूँगा, कारण वाली लाइन पढ़ूंगा, फिर कारण देखूंगा कि सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। तो अगर मान लो ये गलत लिखा हुआ है और कारण सही लिखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूँगा कि अभिकथन गलत है, ठीक है। तो अभिकथन जो यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखा होगा कि अभिकथन गलत है लेकिन कारण सच है, ठीक है। अगर मान लो उल्टा होता है कि कारण सही निकलता है और अभिकथन गलत निकलता है, तो मैं क्या बोलूँगा कि अभिकथन गलत है, कारण सही है। अगर अभिकथन सही निकलता है और कारण गलत निकलता है, तो मैं क्या बोलूँगा कि अभिकथन इस बार सही है और कारण गलत है।
अगर दोनों ही सही निकलते हैं, सॉरी दोनों ही गलत निकलते हैं, तो मैं बोलूँगा कि दोनों गलत है। अब अगर दोनों सही निकलते हैं, फिर अगर दोनों सही निकलते हैं ना, तो मैं क्या देखूंगा कि इन दोनों में आपस में क्या कोई कनेक्शन है। मैं बताऊंगा कनेक्शन का मतलब क्या है। अगर दोनों का आपस में कोई कनेक्शन निकलता है तो मैं बोलूँगा कि दोनों सही है, और जो कारण है और जो अभिकथन है उनका आपस में लेना देना है, और दोनों का अगर आपस में कोई लेना देना नहीं हुआ तो मैं बोलूँगा दोनों का आपस में लेना देना नहीं है। अभी लेना देना क्या है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये समझ आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। चलो जी शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला अभिकथन लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान उधार का संविधान है। क्या ये बात सही है? क्या भारत का संविधान एक उधार का संविधान है? देखो तो ये एक तरह से बहुत ही कंफ्यूज करने वाली लाइन है, बट मैं आपको बता दूं इसका आंसर है यस। भारत का संविधान एक उधार का संविधान है। बहुत सारी चीज़ें हमने दूसरे देशों से ली है, पर मैं आपको बता दूं कि वही चीज़ें हमने ली है जो हमारी कंडीशन पे फिट बैठती हो, ठीक है। बट हाँ, हमारा भारत का संविधान एक उधार का संविधान माना जाता है। बहुत सारे लोग मानते हैं भारत का संविधान एक उधार का संविधान है। ओके, चलो जी कारण की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के कई प्रावधान विभिन्न देशों के संविधान से उधार लिए गए हैं। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। ऊपर वाले हमने एमसीक्यू में देखा था, यानी हमारा अभिकथन भी सही है और हमारा कारण भी सही है, दोनों ही सही है। अब मैंने क्या बोला था, जब दोनों ही सही हो तो क्या करो कि इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है या नहीं लेना देना है, ये देखो, है ना। तो देखो भारतीय, अब इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या करो, एक ही लाइन में रीड कर दो। मेरे कहने का मतलब भारतीय संविधान उधार का संविधान है क्योंकि भारतीय संविधान के कई प्रावधान विभिन्न देशों के संविधान से उधार लिए गए हैं या लिए गए हैं। सही बैठ रही है ना लाइन, एकदम करेक्ट बैठ रही है, दोनों में कनेक्शन दिख रहा है। हाँ ये बात सही है कि भारत का संविधान उधार का संविधान है क्योंकि हमने विभिन्न देशों से संविधान के जो प्रावधान थे वो लिए हैं। तो यानी इसका आंसर क्या होगा कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण अभिकथन का सही व्याख्या है। ठीक है, यहाँ सही व्याख्या करता है। समझ आ गया अब आपको, कनेक्शन का मतलब समझ आया। अब नीचे जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू हुआ। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो था लागू हुआ था। नहीं 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 नहीं, ये तो लाइन गलत है। क्यों गलत है जी? हमारा भारत का संविधान लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इस बार हमारा अभिकथन जो है वो गलत है। समझ रहे हो, अभिकथन गलत है, समझ आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट कारण की बात करते हैं। ऊपर वाला तो हो गया, नेक्स्ट कारण की बात करते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। क्या ये बात सही लिखी हुई है? ये बात सही लिखी हुई है। पहली तो 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी ना, तो यानी हमारा अभिकथन गलत है और कारण सही है। तो अब देखो ऑप्शन देखो, हमारा अभिकथन सही है, अभिकथन गलत है ना हमारा, तो हम ये देखेंगे कि अभिकथन गलत है लेकिन कारण सच है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ये डी। समझ आ रहा है ना दोस्त, ये गलत है, पहली वाली लाइन जो है वो गलत लिखी हुई है। हमारा जो लागू तो 26 जनवरी को हुआ था। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिकथन लिखा हुआ है कि 2008 में राजतंत्र को समाप्त करने के बाद नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। हमने ऊपर पढ़ा भी था कि 2008 में राजा रानी वाला रूल हट गया था नेपाल से और वहाँ पर एक लोकतंत्र देश बन गया था वो। ठीक है, तो अभिकथन तो सही है। अब कारण रीड करो। कारण क्या है मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, कारण में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा तो इससे अच्छा समझा ही दूँ आपको, फिर दोबारा समझाना पड़ेगा नहीं तो पढ़ने के बाद। तो ये लिखा हुआ है कि जो नेपाल है वो इंडिपेंडेंट देश जो है वो लोकतंत्र देश इसलिए बना क्योंकि नेपाल के अंदर जो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने संविधान सभा को, निर्वाचित संविधान सभा के लिए जोर दिया। उन्होंने बोला कि संविधान होना चाहिए, लोकतांत्रिक गणराज्य होने चाहिए, जो लोगों को चुना जाए वही हमारा कानून वगैरह बनाए। ठीक है, और राजा की शक्ति को हटा देना चाहिए, छीन लेना चाहिए और राजा को हटा देना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें हैं कारण में लिखी हुई है। क्या ये बात सही है? यह बात एकदम सही है। कम्युनिस्ट पार्टी ने इन सारी की सारी बातों पे जोर दिया था। ठीक है, अब ये देखो कि इन दोनों लाइन का आपस में क्या कोई लेना देना है? द आंसर इज यस, इन दोनों का आपस में लेना देना है। क्यों लेना देना है जी? देखो 2008 में राजा का शासन खत्म होकर नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया क्योंकि नेपाल के अंदर एक पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। उसने आवाज़ उठाई थी कि जी हमको एक लोकतांत्रिक देश चाहिए जहाँ पर मंत्री जो हैं जो वो चुने जाए। ठीक है, जो भी मंत्री हो वो लोगों द्वारा चुने जाए और वो संविधान बनाए। ठीक है, और एक बुक के अकॉर्डिंग ही सारे के सारे काम हो और राजा को हटा देना चाहिए। समझ रहे हो? और जब उन्होंने आंदोलन किया ना, इसी वजह से
राजतंत्र हटके वहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर होगा कि बोथ आर ट्रू, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही है, और वो कारण की सही जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। ओके, चलो जी ये क्लियर हो गया, तो इसका आंसर है ए। समझ आ रहा है ना दोस्त आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी है और आप बताना इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अभिकथन लिखा हुआ है कि संविधान लोगों की मौलिक प्रावधान को व्यक्त करता है, मौलिक पहचान को, सॉरी, जो संविधान है वो लोगों की मौलिक पहचान को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो अगर सही है तो बताना। ठीक है, उसके बाद कारण रीड कर देता हूँ मैं आपके लिए। आंसर नहीं बता रहा मैं, सिर्फ रीड कर रहा हूँ आपके लिए कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, तो ये बताना है सही है गलत है। अगर दोनों सही है तो देखना दोनों में का आपस में कोई लेना देना है या नहीं है। नहीं है तो आपको पता ही है क्या करना है, अगर है तो आपको पता है क्या करना है। अगर दोनों ही गलत है फिर भी पता है, दोनों में से एक सही है फिर भी पता है आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसका आंसर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, और टाइम मेंशन कर देना दोस्त कि ये 35 मिनट और इतने सेकंड पे ये क्वेश्चन का आंसर ये है, क्योंकि मेरे लिए चेक करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं भी चेक करना चाहूँगा, है ना। चलो जी, तो यहाँ आपके अभिकथन और कारण वाले सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब एक बार बुक की देख लेते हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि एक बार में सारी की सारी ख़त्म करवा दूँ ना, कि अगली बार आपको कुछ दूसरा देखना ना पड़े, परेशान ना हो जाओ आप। चलो, तो ये है ना पिक्चर बेसिकली क्या है, ये यूरोपियन यूनियन की पिक्चर। अब यूरोपियन यूनियन क्या है, जिसको हम यूरोपीय संघ भी बोलते हैं। तो जैसे एक यूएन होता है ना, यूनाइटेड नेशन, वैसे ही इसके बारे में वैसे आप क्लास 12 में पढ़ोगे अच्छे से, बट एक यूरोपीय संघ भी होता है। ठीक है, जो हमारा यूरोपीय संघ है ना, 2003 में उन्होंने अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी बट वो फेल हो गए, तो ये पिक्चर उसी को डिपिक्ट करता है। ठीक है, चलो जी, पूछा जा सकता है कि बेसिकली ये पिक्चर काय की है, तो संविधान बनाने की कोशिश, ये देखो लिखा हुआ है ना यूरोप का संविधान, यूरोपीय संघ, यूरोप के, देखो जो यूरोपीय यूनियन है ना, जो जिसको हिंदी में यूरोपीय संघ बोलते हैं, वो यूरोप के देशों का एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो पूरे यूरोप का एक संविधान बनाने की कोशिश कर रहा था बट वो फेल हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं जी, कौन सी हमारी ये है। ओके, तो ये बेसिकली आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इस तरफ आप देखोगे यहाँ पर लिखा है जन गण मन। ठीक है, और ये थोड़ा वेस्टर्न लग रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे BR अम्बेडकर जी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर आप देखोगे क्या रहे हैं, वंदे मातरम, और ये थोड़े से हमारे ट्रेडिशनल कल्चर से रिलेटेड लग रहे हैं। तो ये बेसिकली पता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था ना, ठीक है, तो भारत में बहुत अलग अलग विचारधारा के लोग थे, बहुत अलग अलग, आज भी हैं पर उस टाइम भी थे। और उस टाइम इन सबको साथ में लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि हम थोड़ा नाजुक दौर से गुजर रहे थे। पाकिस्तान पहले अलग हो चुका था ना, तो थोड़ा डर था हमें कि यार दोबारा से कुछ ऐसा ना हो जाए। तो उस टाइम में ना जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने दोहरी एक तरह से कह सकते हो भूमिका निभाई। उन्होंने दोनों लोगों को साथ में लेकर चलने की कोशिश करी। तो यही इस पिक्चर को दिखाया गया, वेस्टर्न को भी, जो थोड़ा वेस्टर्न, आपको पता है BR अम्बेडकर जी वेस्टर्न साइड में, पता है क्यों है? क्योंकि उनको एक टाइम पर उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। और वो कहते थे कि यार थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा वेस्टर्न कल्चर में डिस्क्रिमिनेशन कम होता है। ऐसा नहीं है नहीं होता, वो ऐसा बोलते हैं, वो मानते थे कि नहीं होता या कम होता है, तो इसकी वजह से। ठीक है, और आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि पिक्चर कब बनाई गई थी, किसने बनाई थी, पिक्चर का नाम याद रखने ला वो बहुत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलो ये पिक्चर दिखाता हूँ मैं। तो ये जो पिक्चर है बेसिकली, ये जो पिक्चर है ये है जी हमारी इराक की। ठीक है, इराक में ना एक लीडर हुआ करता था जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। ठीक है, वो था डिक्टेटर टू बी वेरी ऑनेस्ट, और वो बेवकूफ़ भी था थोड़ा, क्योंकि उसने फालतू में कुवैत पे हमला कर दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से फिर अमेरिका और उसकी लड़ाई हो गई, वो हार गया और उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी। जब वो हार गया ना, तो नेपाल, तो हमारे इराक के अंदर फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात आई। पता है, देखो बेशक वो बेवकूफ़ था, वो गलत था, वो सद्दाम हुसैन, बट है ना, आप एक बात नोटिस करोगे कि जो सद्दाम हुसैन था ना, उसने वहाँ के लोगों को है ना बहुत ही, आप कह सकते हो, साथ में लेकर चल रहा था वो। ठीक है, वहाँ पर शिया रहते थे, देखो लिखा भी है, शिया लिखा है ना, शिया लिखा हुआ है, ये सुन्नी लिखा हुआ है, शिया ही लिखा हुआ है ना, जूम करके देखें क्या एक बार, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा। हाँ जी, ये शिया लिखा हुआ है। तो शिया हो गए, सुन्नी हो गए, मतलब मुस्लिम सेक्ट, आपको पता है क्या कहते हैं, हमारी जो इराक एक मुस्लिम कंट्री है, और ये कुर्द हो गए। तो ये सारे के सारे आपस में लड़ने लग गए कि मेरे पास पेन है मैं लिखूंगा संविधान, मेरे पास पेपर है मैं लिखूंगा, ये मैं लिखूँ। तो ऐसे ऐसे लड़ने लग गए थे एक दूसरे से। ठीक है, और फिर भी संविधान बनाना पड़ा। ठीक है, बट वो संविधान है ना, बस ऐसे ही संविधान बन गया, वो एक पत्तों के ढेर पे खड़ा हुआ था। और उसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको। तो जो नेक्स्ट पिक्चर है हमारी वो है जी ये वाली। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो इराक का संविधान है ना, वो पत्तों के ढेर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और वो एक दिन गिर जाएगा,
क्यों? क्योंकि इराक का संविधान जो था ना, बेसिकली पता है आपको किसने बनाया था? उन लोगों ने बनाया था जो अमेरिका को फेवर करते थे, और वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो संविधान को मानने के लिए रेडी नहीं थे, इराक के नॉर्मल लोग। तो इसलिए कहा जाता है कि इराक का जो संविधान है वो क्या है, वो एक पत्तों के ढेर पे खड़ा हुआ संविधान है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट भी बात कर लेते हैं, आगे कोई पिक्चर है तो नेक्स्ट जो पिक्चर, हाँ जी ये वाली पिक्चर है बेसिकली, जो हमारे बी आर अम्बेडकर जी और राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे और हमारे पहले राष्ट्रपति, तो ये आपस में एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, है ना। तो ये पिक्चर आएगी नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, चलो एक ये मैंने बोला था कि अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। एक और क्वेश्चन है कि जो हमारे संविधान है, संविधान के क्या कार्य होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर दे रखी है संविधान सभा की, तो बातचीत होती थी, बहस वगैरह होती थी कि ये कानून रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए, तो इस चीज़ को दिखाता है। ठीक है, और ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको याद है ना हमने विभिन्न देशों से प्रावधान लिए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट सारे, तो ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिए थे, मैंने सारी चीज़ें नहीं करी थी, एमसीक्यू में सारे ने डाले, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कानून के शासन का विचार, ये मैंने इंक्लूड नहीं किया था, तो याद रखना ये भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। फ्रांस से क्या लिया, ये हमेशा याद रखना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये हमने किससे लिया है, फ्रांस से, ये याद रखना। ठीक है, अमेरिका से क्या क्या लिया है, कनाडा से क्या लिया है, ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया है, तो नीति निर्देश तत्व ये आपको याद ही है। ठीक है, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना यार। ठीक है, शेयर ज़रूर करना क्योंकि आपका सपोर्ट वांछनीय है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 10th में सपोर्ट किया था। ठीक है, 10th के बच्चे भी शिकायत कर रहे हैं सर हमारे लिए वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, बट मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, तो सपोर्ट ज़रूर करना है यार। ठीक है, और एक और बात बता दूँ यार, मेन पॉइंट टेक के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, और भी हमारे चैनल जैसे यूनिक वर्ल्ड, वहाँ पर बेसिकली मैं आपको सारी की सारी चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कन्फ्यूजन आती है, हमारे यहाँ ना एक एजुकेशन सिस्टम की एक दिक्कत है, वो आपको बता तो देता है बट समझाता नहीं है। मेरे कहने का मतलब, हम क्या करते हैं, क्योंकि मार्क्स बोला जाता है कि मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जैसे कि कुछ डाउट आते हैं कि दिमाग में, फैक्ट से रिलेटेड ही चैनल है बट कुछ डाउट आते हैं ना कि जी हमारे पास अगर पैसों की मशीन है तो हम बहुत सारे पैसे क्यों नहीं छाप देते। ऐसी सारी की सारी चीज़ें जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने कैसे पार्टिसिपेट करा था, ठीक है, और हमारे इंडिपेंडेंस दिलाने में अलग अलग लीडर्स का, ठीक है, भगत सिंह जी का क्या रोल था, ठीक है, और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का क्या रोल था। ठीक है, तो ये सारे के सारे बताया मैंने। और एक मेन पॉइंट गेमिंग का भी, आ जाना कभी गेम खेलने का मन करे तो आपका। ठीक है, और बता देना कि क्या क्या टाइप की वीडियो बनानी चाहिए मेरे को वहाँ पर। और मेन पॉइंट स्टडी को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। और ये मेरा मतलब एनिमेशन थोड़ी बनाने की कोशिश करी थी, पिक्चर। ठीक है, तो ये मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है, लिंक आपको सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी तक इस पर कुछ डाला नहीं है बट आई होप जल्दी ही डालो इस पर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सबसे इंपॉर्टेंट यार, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, मैंने पहले नहीं बताया आपको, मेरे को स्टार्टिंग में बताना चाहिए था। हमारा एक टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है, और मेन पॉइंट स्टडी आर्ट्स का होगा। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारे के सारी जो नोट्स जो हैं और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मिल जाएगा। अभी बच्चे कम है तो मैंने ऑन कर रखा है, तो आप भी मैसेज कर सकते हो अगर आपको कुछ पूछना हो तो वहाँ पर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।